मनोकामना, मनोचिकित्सक, निरोग, अधोपतन या अंतर्राष्ट्रीय, क्या आप जानते हैं कि इसमें से कौन से शब्द सही हैं? दरअसल इसमें से एक भी शब्द सही नहीं है। कैसे? इसे जानने के लिए आपको समझना होगा विसर्ग संधि को। नमस्कार सभी को, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका YouTube के अपने इस चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर के आता हूं संस्कृत ग्रामर से जुड़ी हुई कुछ बातें। इस तरह के और शब्दों को भी जानेंगे जिनका अक्सर हमें गलत रूप ही देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। तो वीडियो ये थोड़ा लंबा ज़रूर है, पर इस तरीके के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। एक बार में न सही 2 या 3 बार में देखें, पर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्वरों के बाद आपने देखा होगा अंग और अह, ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह इसलिए क्योंकि न तो ये स्वर हैं और न ही ये व्यंजन हैं, तो इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। अब विसर्ग जो है ये वैसे तो आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में ही यूज़ होता है, लेकिन हिंदी में भी आपने इसको देखा होगा। जैसे कुछ शब्द आपने सुने होंगे, अतः, प्रातः, ये हिंदी में बहुत यूज़ होते हैं ये शब्द। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बाद में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये तो है विसर्ग, जिससे आप परिचित हैं। संधि क्या होता है? इसकी संधि, संधि का मतलब है जोड़ना या जुड़ाव, दो वर्णों को आपस में मिलाना। इस संधि के बारे में हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले एक व्यंजन संधि पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर आपको संधि के बारे में थोड़ा और जानना है तो वहाँ पर उस वीडियो में हमने ये अच्छे से जाना था कि संधि का मतलब है दो वर्णों को मिलाना, और दो वर्णों को जब मिलाया जाता है तो दो वर्णों को आपस में मिलाने पर कुछ बदलाव होता है, यही संधि है। तो यहाँ पर बदलाव वो किस में होगा? विसर्ग संधि में वो बदलाव होगा विसर्ग में। तो विसर्ग में बदलाव होना ही विसर्ग संधि है। चलिए देखते हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकता है विसर्ग में। 6 तरीके के बदलाव विसर्ग में हो सकते हैं, यानी संधि करने के बाद विसर्ग को इन सब में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, उत्व मतलब होता है ऊ हो जाना, यानी विसर्ग की जगह ऊ हो सकता है, ऊ बन सकता है। या विसर्ग गायब हो सकता है, लोप होना मतलब गायब हो जाना, विसर्ग को हटाया जा सकता है संधि के बाद। या संधि के बाद विसर्ग की जगह पर र किया जा सकता है, स दंत्य स किया जा सकता है, मूर्धन्य श किया जा सकता है, या फिर तालव्य श भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि ये बदलाव कब होगा, यानी इस विसर्ग को कब बदला जाएगा? तो वो तभी बदला जाएगा जब विसर्ग के बाद कोई वर्ण आ रहा हो, यानी कोई ना कोई लेटर उसके बाद हो। ठीक है, उसके तुरंत बाद। जैसे देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, अधः और दूसरा है पतन। तो अधः में आप देख रहे हैं विसर्ग है और विसर्ग के तुरंत बाद एक लेटर है प। ठीक है, विसर्ग के तुरंत बाद अगर लेटर है तभी आप इस विसर्ग को बदल सकते हैं। अब उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन 6 में से उस विसर्ग को आप किस में चेंज करेंगे, इसको समझते हैं। आगे एक टेबल आपको ये दी जा रही है, आप देख पा रहे होंगे इसे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये टेबल आपको आगे तक काम आएगी और आगे जो जो आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे उसमें आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको यहीं पर वीडियो को थोड़ी देर रोक करके मैं चाहूँगा कि इस टेबल को नोट कर लें पहले। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पूर्व वर्ण दिखाई दे रहे हैं, यानी पहले आने वाले कुछ लेटर्स हैं, उसके बाद विसर्ग है, और ये है पर वर्ण, यानी बाद में आने वाले लेटर्स। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि विसर्ग के बाद में अगर कोई लेटर है, विसर्ग के बाद में कोई लेटर है, तो तभी विसर्ग संधि हो सकती है, तभी विसर्ग को बदला जा सकता है। तो विसर्ग के बाद में ही हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है। अब देखिए जरा, यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे इधर, यहाँ नीचे से। नीचे आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद, यानी आपको विसर्ग के बाद में ये देखना है कि इनमें से कोई लेटर तो नहीं है। यानी विसर्ग के बाद अगर च, छ, श इसमें से कुछ है तो विसर्ग को श में बदल दिया जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ट, ठ, श इनमें से कुछ है तो विसर्ग को श में, यानी मूर्धन्य श में बदल दिया जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद त, थ, स इनमें से कोई है तो विसर्ग को दंत्य स में बदल दिया जाएगा। जैसे एक उपसर्ग है निह और बाद में एक वर्ड आ जाता है चिंतः, तो यहाँ निह के विसर्ग के बाद तुरंत बाद लेटर क्या है? च। ठीक है, अगर आप में से कई लोग सोच रहे हो कि ये लेटर च नहीं है, ई है, यहाँ तो दिखाई दे रहा है, तो आपको पहले वर्ण विच्छेद को अच्छे से समझना होगा। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप एक वीडियो देख सकते हैं वर्ण विच्छेद वाली, वहां आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर विसर्ग के तुरंत बाद जो लेटर है वो है च। तो विसर्ग के बाद च होने से होगा क्या? विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग को बदल दिया जाएगा, और वो विसर्ग किस में बदलेगा? वो विसर्ग बदलेगा श में, और ये वर्ड बन जाएगा निश्चिंतः। तो ये सभी परिवर्तन हैं, विसर्ग में होने वाले बदलाव हैं,
आप विसर्ग को इन में बदल सकते हैं, जो कि पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था। अगर विसर्ग के बाद ट, ठ, श इनमें से कोई है तो मूर्धन्य श होगा, जैसे धनुः टंकारः। यहाँ विसर्ग के बाद ट लेटर आ रहा है, इसलिए विसर्ग को श बना दिया जाएगा और हो जाएगा धनुष टंकारः। वैसे ही अगर विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई लेटर है, त, थ, स, इनमें से कोई है, जैसे नमः ते, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद आप देख रहे हैं त लेटर आ रहा है, इसलिए विसर्ग को स में बदल दिया जाएगा और ये होगा वर्ड नमस्ते। अब एक बात देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली है, वो ये कि ये जितने भी लेटर्स हैं च, छ या ट, ठ और त, थ, इनको अगर आप देखेंगे तो एक चीज इनमें कॉमन है, और वो क्या, कि ये फर्स्ट और सेकंड लेटर हैं। यानी वर्गीय व्यंजनों में ये प्रथम और द्वितीय अक्षर हैं। वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इस बारे में जानने के लिए वर्ण विच्छेद वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षरों में और भी होते हैं कुछ, जैसे आप में से कईयों को पता भी होगा क, ख, है ना, ये भी फर्स्ट सेकंड लेटर हैं। और इसके बाद लास्ट में आप देखेंगे तो प, फ, ये भी फर्स्ट सेकंड लेटर्स हैं। जी हाँ, तो ये सभी कुल मिलाकर के ये हैं 13 हैं ये। क, ख और प, फ को यहाँ पर क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान अलग है, उस बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, अभी अभी केवल यहाँ पर आप बस ये जान लीजिए कि विसर्ग के बाद में हमें ये चेक करना है, सबसे पहले हमें देखना है विसर्ग के बाद में, और विसर्ग के बाद में हमें ख्याल रखना है इन 13 वर्णों का। ये 13 वर्ण आएंगे तो श, श, स में से ही कोई होगा। अब बात करते हैं, अगर अगर इसके बाद विसर्ग के बाद इन 13 लेटर्स में से कोई और आ जाए तो क्या होगा। संस्कृत वर्णमाला में तो 33 व्यंजन होते हैं, तो इनके अलावा अगर उन 20 में से कोई आ जाए, या हो सकता है विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद आने वाले लेटर्स मैंने नीचे भी दे दिए हैं कि इन 20 व्यंजन में से अगर कोई आ जाए या स्वर आ जाए तो क्या होगा। और ये 20 व्यंजन मतलब कौन से, ये इन 13 में से बचे हुए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेटर और श, श, स ये तो कुल मिला के हो गए 13, और 33 व्यंजनों में से अगर इन 13 को आप निकाल लीजिए तो व्यंजन कुल कितने बचेंगे, अभी 20 और बचेंगे। तो उन 20 व्यंजनों में से अगर विसर्ग के बाद कोई हो, या विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर हो, तब क्या होगा। उस कंडीशन में देखिए, तब हमको विसर्ग के बाद न देख करके विसर्ग के पहले देखना होगा कि विसर्ग के पहले कौन सा स्वर आ रहा है। विसर्ग के पहले तो हमेशा स्वर ही आएगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग स्वर के बाद ही लगाया जा सकता है, व्यंजन के बाद नहीं। अगर आप बोलेंगे कह, तो कह बोलने में भी पहले क व्यंजन होगा, उसके बाद अस्वर होगा, और अस्वर के बाद ही विसर्ग को लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विसर्ग किसी स्वर के बाद ही लगाया जा सकता है, तो यानी विसर्ग के तुरंत पहले हमेशा स्वर ही होगा। अब आपको देखना है, यानी विसर्ग के बाद देखने पर अगर ये 13 लेटर्स नहीं मिलते हैं, तो आपको फिर विसर्ग के पहले स्वर देखना होगा कि वो कौन सा है। अगर विसर्ग के पहले देखने पर अस्वर मिलता है, तो इसे आप चेंज करेंगे, और चेंज किस में करेंगे, या तो उसे आप ओ बना सकते हैं या फिर उसे गायब कर सकते हैं। ये ओ कैसे बनता है, ये है उत्व, यानी विसर्ग की जगह ऊ हो जाता है। ठीक है, ये विसर्ग है और इसकी जगह आ जाएगा ऊ। जब इस विसर्ग की जगह ऊ आ जाएगा, तो इसके पहले अ है, और अ और उ ये दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ओ एक संयुक्त स्वर है, जो कि अ और उ के मिलने से ही बनता है। तो हमेशा जब भी उत्व होगा, यानी उ होगा विसर्ग की जगह, तो वो ओ ही बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल, मान लीजिए दो वर्ड एक साथ आ जाते हैं, मनः और हरः। तो यहाँ हम देख रहे हैं मनः, ये जो वर्ड है, मनः वर्ड के विसर्ग के बाद ह एक लेटर आ रहा है, वो व्यंजन है। और विसर्ग के बाद ही हमें देखना है, ये जो विसर्ग के बाद लेटर है ह, ये फर्स्ट सेकंड लेटर में से नहीं है, श, श, स भी नहीं है ना। ये तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण और य, र, ल, व, ह इन 20 व्यंजनों में से एक है। ठीक है, यानी इन 13 वर्णों में से बचे हुए लेटर्स में से है ह। तो अब हमें इस विसर्ग के पहले का स्वर देखना है कि वो कौन सा है। यहाँ पर वो स्वर है अ, इसीलिए इस विसर्ग की जगह लिखा जाएगा ओ, और ये शब्द बनेगा मनोहरः। अगर मान लीजिए एक शब्द होता अतः, और उसके बाद आ जाएगा एव, यहाँ पर क्या होगा। इधर देखिए विसर्ग के बाद में हम देख रहे हैं 13 लेटर्स में से कोई नहीं है, तो विसर्ग के पहले देखना होगा, और विसर्ग के पहले है अ। ठीक है, विसर्ग के पहले अ है, और अ के बाद विसर्ग के बाद सॉरी अ से भिन्न यानी अ से दूसरा कोई स्वर है, तो ऐसी स्थिति में ये विसर्ग गायब हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, वर्ड बनेगा अतएव। अगर ऐसा हो कि विसर्ग के बाद में
20 स्वर, ये जो 20 स्वर यानी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर्स और य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई हो या फिर कोई स्वर हो और विसर्ग के पहले देखने पर हमें पता चले कि आ रहा है, स्वर है आ, तो क्या होगा, उस कंडीशन में विसर्ग हमेशा लोप हो जाएगा या विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी वो गायब हो जाएगा, विसर्ग को वहां से हटा दिया जाएगा, हटा करके लिखा जाएगा। या फिर अगर विसर्ग के बाद में ये स्वर और 20 व्यंजन में से ही कोई हो, लेकिन विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न कोई दूसरा स्वर हो, अ या आ नहीं हो, उसके अलावा कोई स्वर हो, उसके अतिरिक्त कोई हो, तब क्या होगा, तब विसर्ग की जगह पर हमेशा र लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर धनुः, धरः, यहाँ पर विसर्ग के बाद हम देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड लेटर्स और श, श, स में से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ होने पर अब विसर्ग के पहले देखना पड़ेगा और विसर्ग के पहले स्वर है उ। अ या आ से भिन्न स्वर होने पर क्या होगा, इसे र हो जाएगा और यहाँ वर्ड बनेगा धनुर्धरः। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ये सभी कंडीशंस हो सकती हैं। विसर्ग के बाद में हमें सबसे पहले चेक करना है, अगर इन 13 व्यंजनों में से कोई नहीं है, फर्स्ट सेकंड लेटर्स और श, श, स, तो फिर विसर्ग के पहले वाले स्वर के आधार पर निर्धारित करना है कि उसमें क्या-क्या परिवर्तन होगा। ये पूरी टेबल आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनः और कामना, क्या यहाँ इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला करके लिखा जाए संधि करके, तो मनः के विसर्ग को ओ हो जाएगा? चलिए देखते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले विसर्ग के बाद में चेक करना है कौन सा लेटर है, और वो लेटर है क, और ये फर्स्ट लेटर है। यही हमने अभी सीखा कि फर्स्ट लेटर अगर है विसर्ग के बाद, फर्स्ट सेकंड लेटर या श, श, स, तो विसर्ग हमेशा श, श और स में ही बदलेगा, उत्व नहीं होगा, यानी मनोकामना वर्ड नहीं बनेगा। तो विसर्ग के बाद क होने पर ये क्या वर्ड बनेगा, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। लेकिन इसके जैसा ही एक और वर्ड है, देखिए, मनः चिकित्सक। क्या ये वर्ड मनोचिकित्सक बनेगा? यहाँ पर भी वही चीज चेक करनी है हमें। विसर्ग के बाद क्या है, च, और विसर्ग के बाद च होने पर अभी हमने समझा है कि विसर्ग के बाद च होने पर विसर्ग की जगह पर श लिखा जाता है। तो ये वर्ड बनेगा मनश्चिकित्सक, न कि मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक गलत वर्ड है। अब हम चलते हैं कुछ और बातों की तरफ जो हमें इसमें ही जाननी है। एक उत्व की बात। उत्व का मतलब विसर्ग की जगह पर उ हो जाता है, जैसे आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं। विसर्ग की जगह आता है उ और उसके बाद हो जाता है ओ। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ भी लेते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पर दो वर्ड हैं, देखिए, यशः और दा। ठीक है, आज देखना है हमें सबसे पहले विसर्ग के बाद है लेटर द, और आपको मालूम है ये द जो है ये कौन सा लेटर है, ये है त, थ, द, थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर है, तो इसका मतलब अब हमें विसर्ग के पहले वाला स्वर बताएगा, और पहले वाला स्वर क्या है, विसर्ग के पहले स्वर है अ, जो श में आप अ देख रहे हैं। तो विसर्ग के पहले क्योंकि अ है, इसलिए ये जो विसर्ग है इसे ऊ लिखा जाएगा। उत्व होने पर ये विसर्ग ऊ बन जाएगा, और ऊ बनने के बाद होगा क्या कि ये अ और ऊ दोनों मिलकर के ओ में बदल जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा यशोदा। इस साइड इस तरह से ये इस वर्ड को लिखा जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उत्व से ही संबंधित, वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, उनको आप देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए अभी लास्ट में, कृष्णः अहम। इस तरीके का एक एग्जाम्पल है ये, कि यहाँ पर विसर्ग के पहले भी अ है और बाद में भी अ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, वो ये कि यहाँ पर भी क्या होगा, विसर्ग की जगह तो ऊ ही होगा और ओ बन जाएगा, वो कृष्णोहम बनेगा, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह और लग जाएगा जिसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है, यानी ये अ का निशान है। यानी विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ हो, तो दोनों, तो विसर्ग की जगह ऊ तो होगा ही और वो ओ बन जाएगा, लेकिन बाद वाले अ की जगह हम एक निशान लगा देंगे और उसे बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। अ का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, जब भी विसर्ग के पहले और बाद में अ हो तो आपको ये ऐसा लिखना है। आगे देखिए, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पुनः परीक्षा। तो अब आप ही बताइए इसे चेक करके कि ये जो पुनः परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ विसर्ग के बाद लेटर है प, तो क्या यहाँ उत्व या र होगा? पुनर्परीक्षा हो सकता है क्या? पुनर्परीक्षा नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग के बाद में फर्स्ट लेटर है। उसी तरह से मनोकामना और मनोचिकित्सक, ये दोनों भी एकदम गलत प्रयोग हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ और बातों की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पुनः और आवृत्ति ही। तो पुनः में जो विसर्ग है इसे हम
चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसके तुरंत बाद कोई लेटर है, ठीक है? तो अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, समझा है, उसके आधार पर ज़रा आप देख कर के बताएँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इस विसर्ग की जगह किसमें बदलाव हो सकता है? देखिए विसर्ग के बाद चेक करना होता है और विसर्ग के बाद जो लेटर है, वो फर्स्ट सेकंड लेटर नहीं है और श, श, स भी नहीं है। तो यानी हमें अब विसर्ग के पहले देखना होगा और विसर्ग के पहले लेटर है अ स्वर है और आपने ये अच्छे से यहाँ जान लिया था कि विसर्ग के पहले अगर अ स्वर है और बाद में कोई स्वर है अ से भिन्न, तो क्या होता है? अ से भिन्न बाद में स्वर होने पर विसर्ग को लोप कर दिया जाता है, यानी उसको गायब करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेकंड वाली कंडीशन, यानी विसर्ग के बाद में आप देखिए तो स्वर आ रहा है अ से भिन्न स्वर। पहले अ है विसर्ग के और बाद में अ से भिन्न स्वर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर विसर्ग को गायब करके लिखना चाहिए संधि करने के बाद पुनः आवृत्ति। लेकिन आपने लिखा देखा होगा सब जगह पुनरावृत्ति ही। तो क्या ये शब्द भी गलत है? जैसे मनोकामना, मनोचिकित्सक ये वर्ड्स हमने देखे थे कि गलत लिखे हुए हैं। क्या ये भी गलत है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही वर्ड है। ये एकदम ठीक है। तो आप अब सोचेंगे, ये प्रश्न बनता है, ये सवाल बनता है यहाँ पर कि ये कैसे सही हुआ? अभी तक की जानकारी और अभी तक की समझ के आधार पर तो यहाँ विसर्ग का लोप होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है तो क्यों? क्योंकि ये जो विसर्ग है ये अव्यय से संबंधित है। यानी अव्यय वाले विसर्गों के साथ कुछ अलग तरीके के प्रावधान हैं। अब अव्यय क्या होता है इस पर हम अलग से कोई एक और वीडियो बनाएँगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एक एक वर्ड है, पुनः अगर वर्ड आएगा तो उसके बाद आप इस पुनः का जो विसर्ग है इसको आपको र में ही बदलना है, ठीक है? और वो कब? जबकि विसर्ग के बाद में चेक करने पर फर्स्ट सेकंड लेटर्स या श, श, स नहीं हों। अगर फर्स्ट सेकंड लेटर श, श, स हों तब तो उनको श, श, स ही होगा, ठीक है ना? लेकिन उन 13 लेटर्स में से अगर नहीं है विसर्ग के बाद तब हम हमेशा विसर्ग की जगह इस केस में र ही करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनः अवलोकनम। यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद सबसे पहले चेक करना है, विसर्ग के बाद है यानी कि उन 13 लेटर्स में से नहीं है, बस ये सबसे पहले चेक करना है। अगर 13 लेटर्स में से होता तो यहाँ पर श, श, स में से कोई एक होता, ठीक है? तो क्योंकि उन 13 लेटर्स में से कोई भी नहीं है, तो अब इसके पुनः वर्ड के विसर्ग को र ही होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं पुनः का जो विसर्ग है पुनः का, उसको हो गया है र, ये हो जाएगा पुनर्अवलोकनम और इसको मिला कर के इस अ को जब र में हम ऐड कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा पुनर्रवलोकनम, न कि पुनरावलोकनम। कुछ लोग इसको पुनरावलोकन भी लिखते हैं या पढ़ते हैं। पुनरावलोकन वर्ड गलत होगा, सही वर्ड है पुनर्रवलोकनम, ठीक है? तो इसी पर कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं। इसी पुनः की तरीके का ही एक वर्ड और भी है, एक अव्यय प्रातः, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? प्रातः वंदनीयः, यहाँ पर देखेंगे विसर्ग के बाद में है व, यानी ये उन 13 लेटर्स में से नहीं है, फर्स्ट सेकंड लेटर नहीं है, श, श, स भी नहीं है। तो अब इसकी जगह पर विसर्ग की जगह पर र ही लिखा जाएगा और होगा प्रातर्वंदनीयः। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, पुनः च। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद है च, विसर्ग के बाद फर्स्ट लेटर च होने पर इस विसर्ग की जगह श लिखा जाएगा और होगा पुनश्च। अब जरा इन्हें देखिए, पुनः परीक्षा, यहाँ पर विसर्ग के बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर है प, ठीक है? तो प होने पर क्या होता है ये अभी हमने जाना नहीं है, इसको हम आगे जानेंगे। वैसे ही प्रातः काले, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद फर्स्ट लेटर है क, तो विसर्ग के बाद क होने पर भी क्या होता है इसको भी हम अभी आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विसर्ग के तुरंत बाद फर्स्ट सेकंड लेटर में से कोई आ रहा है। इनको श, श, स ही होगा, वो कौन सा श होगा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। आगे देखिए इसी टाइप का एक और अंतः, इस भी अव्यय को आप याद रखेंगे तो ये कुल मिला के पुनः, प्रातः और अंतः, इन अव्ययों को आपको ध्यान में रखना है। अव्यय तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। उनको आपको नहीं देखना है, आप केवल इन कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखिए जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, पुनः, प्रातः, अंतः। देखिए अब अंतः यहाँ पर भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद में फर्स्ट सेकंड लेटर्स में कोई नहीं है, श, श में से भी नहीं है, तो इस विसर्ग की जगह होना चाहिए र और ये हो जाएगा अंतरात्मा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर अंतःगतम, विसर्ग के बाद में ग थर्ड लेटर है, क, ख, ग, ठीक है? यानी फर्स्ट सेकंड लेटर में से नहीं है तो यहाँ पर भी र होना चाहिए, अंतर्गतम हो जाएगा, ये भी वर्ड करेक्ट है। लेकिन अब जरा ऐसे देखिए अंतः कलह, यहाँ विसर्ग के बाद है फर्स्ट लेटर,
तो फर्स्ट लेटर होने पर ये विसर्ग श, श या स में ही बदल सकता है। किसमें बदलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में अंतःराष्ट्रीय विसर्ग के बाद है र, और ये फर्स्ट सेकंड लेटर नहीं है, श, श, स भी नहीं है, तो यहाँ पर विसर्ग की जगह र होना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये शब्द भी गलत है। तो इसका सही प्रयोग क्या है उसको जानने के लिए हमें एक और नियम को ध्यान से समझना होगा। अंतरराष्ट्रीय ये वर्ड एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विसर्ग की जगह र ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो सही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि देखिए इस रूल को जरा देखिए, एक नियम को, कि दो र अगर एक साथ आ जाएं कभी भी तो क्या होता है, तो दोनों र को एक साथ आ जाने पर जो पहले वाला र है उसका लोप हो जाता है, हाँ जी, उसे गायब कर दिया जाता है, और उसके पहले वाला जो भी स्वर है उसमें दीर्घ हो जाता है। ये कैसे होता है जरा जान लेते हैं, जरा अच्छे से देखिए। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पर अंतःराष्ट्रीय ये दो वर्ड थे, और यहाँ पर जो विसर्ग है, ये अंतः वर्ड को आपने ध्यान में रखा हुआ था, ये अव्यय से संबंधित है। विसर्ग के बाद में फर्स्ट सेकंड लेटर नहीं है और श, श, स भी नहीं है, तो हमेशा इसकी जगह र ही होगा। बिल्कुल, ये होगा अंतरराष्ट्रीय। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय होने पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो र एक साथ इकट्ठे आ गए, ठीक है। ऐसा जब भी कभी होता है तो एक रूल अप्लाई होता है यहाँ पर, वो क्या, वो ये वाला, कि दो र एक साथ आ जाने पर जो पहले वाला र है, यानी ये पूर्व में, उसको गायब कर दिया जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। और लोप करके हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय। लोप करने के बाद एक चीज और है कि उसके पहले जो स्वर है उसके पहले स्वर में दीर्घ भी करना है, यानी इसके पहले जो स्वर है यहाँ पर अंत में, त में जो अ है उसमें दीर्घ करके लिखना है, उसको दीर्घ हो जाएगा दीर्घ आ, और ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। जी हाँ, सही वर्ड होगा अंतर्राष्ट्रीय। बिल्कुल आपने ये वर्ड कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी सही प्रयोग यही है। अंतर्राष्ट्रीय ही आपने हमेशा देखा होगा, लेकिन सही वर्ड है अंतर्राष्ट्रीय। देखिए कुछ और एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं, उनसे आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अंतःराज्यीय, इसको भी जब हम विसर्ग को बदलेंगे तो अंतर्राज्यीय ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। निह रवः, ये निह उपसर्ग है, और इसमें भी देखिए इसके बाद र है, दोनों निर्रवः, इस तरीके से होने पर एक र का लोप और उसके पहले जो ई स्वर है वो दीर्घ होकर लिखा जाएगा नीरवः। तो आपने ये नीरवः, नीरव वर्ड ही सुना होगा। रव मतलब होता है आवाज, और नीरव मतलब आवाज का अभाव, जहां कोई शोर न हो। वैसे ही निर्रसः, निर्रसः ये क्या बन जाएगा, नीरसः। ये आपने नीरस ही पढ़ा होगा वर्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी रस से हीन, जिसमें रस नहीं हो। और निरोगः, यानी रोग का अभाव, यहाँ रोग नहीं हो, निर्रोगः। और ये क्या होगा, निर्रोगः होकर के इसको कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक इसको लिखा जाएगा निरोगः। तो अभी तक अगर आपने वर्ड सुना हो निरोगः, वो निरोग वर्ड अगर आपने सुना हो तो वो भी गलत प्रयोग है। सही वर्ड होगा निरोगः, इसी नियम के मुताबिक। ये हो गई बात र के नियम से संबंधित। अब हम जान लेते हैं जो कुछ चीज रह गई थी, जो पहले रह गया था, कि विसर्ग के बाद अगर क ख या प फ इन फर्स्ट सेकंड लेटर्स में से कोई हो तो क्या होता है। तो यहाँ जरा बताइए, नमः कारः, यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद है क, और इस क विसर्ग की जगह क्या होता है, दंत्य स होता है, और उसे लिखा जाता है नमस्कारः। ये आपने देखा होगा। वैसे ही बहिः और कारः, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद है क, लेकिन अब इस विसर्ग को दंत्य स नहीं बल्कि मूर्धन्य श करके लिखा जा रहा है, उसको लिखा जा रहा है बहिष्कारः। तो एक जगह दंत्य स और दूसरी जगह मूर्धन्य श। ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझेंगे इसको, आगे देख लीजिए। पहले दुह प्रचारः, यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद है प लेटर, तो विसर्ग की जगह लिखा जाएगा श, मूर्धन्य श लिखा जा रहा है, देख रहे हैं आप। और इस वर्ड को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है दुष्प्रचारः। और आगे क्या है, निहि फलम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद है लेटर फ, प फ, ये सेकंड लेटर है, और इसमें विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य श बनाकर लिखा जाता है निष्फलम, इस तरह से आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये चारों ही सही तरीके से लिखे हुए हैं वर्ड्स एकदम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं विसर्ग की जगह स यानी दंत्य स हो रहा है, और कहीं पर देखने पर विसर्ग की जगह मूर्धन्य श दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जरा इसको समझिए, इसमें ही आपका आंसर छिपा हुआ है, इसको जरा गौर से आप देखिए। चलिए देखिए, विसर्ग के पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले ये जो दो शब्द हैं इनमें देखिए विसर्ग के बाद में लेटर है क, ठीक है, फर्स्ट लेटर है ये क, और क है तो एक जगह तो हो रहा है दंत्य स और दूसरी जगह मूर्धन्य श। क्यों?
क्योंकि विसर्ग के पहले जो स्वर है वो है यहाँ पर अ, ठीक है? और दूसरी जगह है ई। बस यही ध्यान में रखने वाली बात है, विसर्ग के बाद में क होने पर वो स दंत्य भी हो सकता है, मूर्धन्य भी। लेकिन विसर्ग के पहले अगर स्वर है अ, तो वो दंत्य स बनेगा और अ के अतिरिक्त ई या ऊ अगर स्वर है तो वो श बनेगा, ठीक है? यही बात प और फ पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए नीचे के उदाहरणों में भी दुह यहाँ विसर्ग के पहले क्योंकि ऊ था इसलिए वो श बना और यहाँ पर भी विसर्ग के पहले ई देख रहे हैं आप, ह्रस्व ई है इसलिए ये भी मूर्धन्य श में बदल गया। तो बस यही रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या कि विसर्ग के बाद में अगर क, ख, प, फ इन फर्स्ट सेकंड लेटर्स में से कोई हो तो विसर्ग स यानी दंत्य स भी बन सकता है और मूर्धन्य श भी। उसके पहले वाला स्वर देखना पड़ेगा, उसके पहले स्वर अगर अ है तो वो दंत्य स बन जाएगा और अगर उसके पहले स्वर है ई या उ तो फिर वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो इसके साथ ही विसर्ग संधि से संबंधित सभी नियम अब आप जान चुके हैं, इसके अतिरिक्त अब और कुछ भी बचा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मिश्रित अभ्यास दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दिए हैं। यहाँ पर आप 30 शब्दों को देख रहे हैं और इसमें जो पहला शब्द है उस पहले शब्द में जो विसर्ग है उसे आपको बदलना है, चेंज करना है, यानी विसर्ग संधि करके उस वर्ड को लिखना है। वो क्या-क्या हो सकते हैं, उसके उत्तर भी मैंने यहाँ पर हिंट के लिए दे दिए हैं आपको कि किस विसर्ग को किस में आप बदल सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने आप करें, उनको बिना देखे करें और अगर आप इसको सही से कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। वो जो एक आपको टेबल बताई गई थी, उसको आप अच्छे से नोट करके रखें, उसको अगर अपने सामने रखेंगे और ये सारे इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं, इन सभी को आप अच्छे से ध्यान में रख कर के ये सभी कर सकते हैं, बहुत ईज़िली कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन विसर्ग संधि से संबंधित सारी बातें इसमें आ चुकी हैं। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं, वहाँ पर विसर्ग संधि का एक टॉपिक ज़रूर मिलता है, या आपके जानने वालों में से कोई भी और जो कि संस्कृत पढ़ रहा हो, किसी और बोर्ड में भी ये विसर्ग संधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उनको आप ये शेयर कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। या विद्यार्थी नहीं भी हैं, तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी की जानकारी बढ़ाने के लिए या वैसे ही अपनी समझ और जानकारी को विकसित करने के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। मैं समझता हूं कि इसके बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यहाँ पर इस तरह के ये जो शब्द हैं अधः पतनम, अब आप समझ गए होंगे कि ये अधोपतनम गलत होगा, सही वर्ड होगा अधस पतनम, या फिर पुनः परीक्षा में पुनर्परीक्षा गलत प्रयोग होगा, सही प्रयोग क्या होगा, पुनस् परीक्षा। इस तरीके की जानकारी को विकसित करने के लिए और दूसरों को भी बताने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।